Section A GK GS 15 question 10 minutes. This is question 1. मूव कर रहा हूं मैं आगे. Question number 2. मूव करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन 2 की जगह 3 नाउ. और गूगल या किसी की हेल्प नहीं माननी करनी है आपको, वरना वीडियो स्टार्ट कर देंगे. फिर क्या करें सर, वीडियो भी ऑन कर लें? इन लोगों के भरोसे पर ही रहने दीजिए इस बार सर. ठीक है सर. Question 4. Question 5. Question 6. Question 7. Question 8.
9. Question 10. Question 11. Question 12. Question 13. Question 14. और जीके जीएस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, तो अब जीके जीएस सेक्शन कंप्लीट 15. नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं. सेक्शन भी है रीजनिंग, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन है और 5 मिनट का टाइम है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 16. पर क्वेश्चन 1 मिनट.
मूव करने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नाउ 17। वन मिनट हो रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, तो 5 मिनट खत्म होने वाले हैं। सर वेट वेट सर वेट यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं सेक्शन सी इंग्लिश। 10 क्वेश्चंस है और 5 मिनट्स है, मतलब 30 सेकेंड में आपको करना है क्वेश्चन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन सी इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 21।
मूव कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22। मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन 24। मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन 25। मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26। मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27। मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 28। मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नाउ मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 30। ओके, कंप्लीट हो गया इंग्लिश सेक्शन। नाउ वी मूव टू द लास्ट सेक्शन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। और इसमें
एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू, टोटल टाइम 5 मिनट्स, यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट ना। सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं। होने वाला है 1 मिनट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32। टाइम हो रहा है, मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्वेश्चन में एक मुझे मिस लग रहा है, एवरेज ऑफ लास्ट इज 17। इसमें लास्ट मींस लास्ट 12 नंबर्स के बारे में कह रहा है। एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर्स इज 17। क्लियर कर देता हूँ। Average of first 12 number is 14 and average of last 12 number is 17. ठीक है, मूव कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 34। मूव कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन ये सेक्शन डी हमारा एवरेज का भी और आपका टेस्ट का भी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35।
ओके, टाइम अप हो गया। हम करते हैं हम टेस्ट को यहीं पर। तो ये हमारा पहला वीकली टेस्ट था। तो होप यू ऑल डिड वेल, अच्छा करा होगा आपने। और अब हम डिस्कस करेंगे इसमें सॉल्यूशंस। ठीक, सेक्शन ए जीके जीएस के 15 क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आप लोग क्या लगाए हैं? बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट? हंजल आप क्या लगाए इसका? त्रिपुरा। त्रिपुरा। और आपने मरियम? आसाम। असम। दोनों गलत है। आप लोगों को पता है, आप अब मैंने, मणिपुर। आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते भी होंगे तभी पता है इतना माइग्रेशन होता है वहां पर आसाम में। तो कहाँ से आसाम से हो सकता है? जब बॉर्डर टच रहेगा तभी तो वहां से बांग्लादेश से लोग हो जाएंगे आसाम में। आसाम का तो कोई, आपको मैंने त्रिपुरा बता, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो 3 तरफ से उससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। और मेघालय बिल्कुल, कल मैंने मेघालय मैप में भी दिखाया था आपको, वो भी बॉर्डर टच करता है। गारो खासी हिल, तीनों गारो खासी जयंतिया तीनों हिल्स हैं, ये भी वहां पे। मणिपुर नहीं है। मणिपुर किससे टच करता है? म्यांमार से। बांग्लादेश के कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो टच करते हैं? वह वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, बहुत हल्का पार्ट मिजोरम। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इसका क्या लगाएं आप लोग? सर हम नहीं लगाए इसका, चंबल। और आप? कृष्णा। कृष्णा कहाँ से? कृष्णा तो ठीक केरल के ऊपर वहां से स्टार्ट हो जाती है, कर्नाटका और बस ऊपर। आप जो कभी भी दिल्ली भी आएंगे तो आपको दिख जाएगी कृष्णा। कृष्णा हो चंबल। ही सकता कि 2 ही रिवर है वहां पर, या तो एक चंबल है, एक नर्मदा है। वो नर्मदा पर है इंदिरा सागर डैम। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज? नाइल। हाँ नाइल। चलिए ये ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल है। और अगर आप वॉल्यूम में पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? अमेजन। ठीक है। इंडिया की कौन सी है? गंगा है। कांगो सेकंड नंबर पर वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है ये। सॉरी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। और इसके ये वॉल्यूम में सेकंड नंबर थी। ठीक है, चलिए ठीक है सर, 4th नंबर। द अल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज? सांगपो। बी। हंजला आपने क्या लगाया? सैंपो ही ना? यस सर। जी। और जो इसमें तिस्ता आपको बताया था मैंने, तिस्ता नेपाल, वेस्ट बंगाल और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है और बांग्लादेश में आके फिर यहाँ पे आके गिर जाती है ब्रह्मपुत्र में। सैंपो के बारे में पता था? गंडक बिहार से, गंडक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नेपाल से आती है, नॉर्दर्न बिहार से फिर गिरती है। और दूसरी है सिंघी खम्बान। ये जो आप जो इंडस रिवर है ना, इसको सिंघी सिंघी खम्बान कहते हैं तिब्बत में। या फिर एक और नाम है इसका, लायंस माउथ, एक ये भी नाम है इंडस का। तो आपका आंसर बी सही है, सैंपो। ठीक है, 5वां क्वेश्चन सर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल? नर्मदा एंड तापी। सी। नर्मदा। एंड तापी नहीं है इसमें, लेकिन अच्छी सी। बात है आपको पता है ना। नर्मदा, तापी, ये 2 ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। बड़ी रिवर है, ऐसे तो बहुत सी गिरती हैं, पेरियार भी गिरती है अरेबियन सी में, लेकिन ये 2 बड़ी रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन। द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलज इज? इसका क्या लगाया आप? हीराकुड डैम। आपने क्या लगाया मतलब? सर मैंने नहीं लगाया। मैंने आपको बताया था भाखड़ा नांगल है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नांगल। सतलुज रिवर गिरते जब सतलुज रिवर पे, और हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में है। और तुंगभद्रा एक रिवर है खुद। रामगंगा रिवर आपको उड़ीसा, सॉरी रामगंगा जो आप उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये रामगंगा के पास है। ठीक है,
तो ये वाला इलाका जो है राम नैनीताल के जो निचले मतलब जो तराई तराई समझते हैं, निचला वाला पार्ट है जो उत्तराखंड का, वहां पे रामगंगा बहती है। चलिए सर अगला ये क्वेश्चन। हमारे मुरादाबाद से भी होती हुई जाती जी है जी, रामगंगा। जी रामगंगा उधर से होके जाती है, वेस्ट यूपी से। Which of the following rivers carries maximum quantity of water into the sea? अमेजन। Amazon. अमेजोन है। और सर मैं देखिए, और मिसिसिपी मिसौरी कह दे कि एक चीज और बता दें मिसिसिपी मिसौरी के बारे में। हमेशा दुनिया में जब भी जो रिवर्स की वोट नापी जाती है, उनकी लेंथ जब नापी जाती है ना, तो जो जिस रिवर के पास ज्यादा पानी रहता है, वाटर वॉल्यूम जिसके पास ज्यादा रहेगा, लंबाई उसी की ली जाएगी। ठीक है, लेंथ ज्यादातर उसी की ली जाती है। ऐसे अगर देखेंगे आप तो मिसिसिपी मिसौरी दुनिया की सबसे लंबी रिवर हो जाएगी, लेकिन मिसिसिपी जब निकलती बहुत ऊपर से, उसका वो जो वाटर का जो वॉल्यूम है उसके पास बहुत कम है। मिसौरी के पास ज्यादा होता है, लेकिन मिसौरी की लंबाई बहुत उससे कम नहीं। तो एक कोई स्टेट है यूएसए का, वहां पे जब जाके मर्ज होती हैं तो फिर इनकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है। इनकी लंबाई भी छोटी वाली जो रिवर है उससे नापी जाती है। आप यमुना और गंगा में देख लेंगे तो गंगा के पास वाटर ज्यादा है, इसी वजह से गंगा यमुना गंगा में गिरती, गंगा यमुना में नहीं गिरती है। एक चीज है। चलिए ठीक है, आगे चलिए। 8वां क्वेश्चन। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उड़ीसा। आपका मरियम? सर ओडिशा। हाँ उड़ीसा है। और एक सामने ना इंडिया का वर्ल्ड का मैप आप लोग रख लीजिए, उसको देखा करिए। चलिए 9वां क्वेश्चन। विच लेटिट्यूड passes through the middle of India? ट्रॉपिक ऑफ Tropic of Cancer. चलिए। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पता कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका में। अफ्रीका। हाँ अफ्रीका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है। आप अपना मतलब बड़ा अच्छा बोले, साउथ अफ्रीका में है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और टॉपिक ऑफ कैंसर ये नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री है, और ये साउथ में है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में है। ये ब्राजील से भी सॉरी ब्राजील से नहीं है, अर्जेंटीना से जाती है, चिली से जाती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी होकर निकलती है। और आर्कटिक सर्किल कितना कहते हैं? 66.5 को कहते हैं। इक्वेटर आपको पता है 0 डिग्री को कहते हैं, जो बिल्कुल अर्थ को एक हाफ में काटता है, नींबू के आकार में। ठीक है सर। 10वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? ट्रांस हिमालयन आप समझते हैं क्या है? आप तो इंग्लिश पढ़ते हैं, आप लोग की इंग्लिश भी अच्छी है, ट्रांस का क्रॉसिंग मतलब तो फ्रॉम जानते ही हिमालय। होंगे। क्रॉसिंग फ्रॉम हिमालय। हाँ इंडस। आप क्या लगाई हैं मरियम? I didn't, sir. इंडस। देखिए 3 नदियां हैं जो ट्रांस हिमालयन रिवर हैं जो आती हैं, एक इंडस है, एक सतलुज है, एक ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों रिवर क्या है? ट्रांस हिमालयन। मैंने आपको सतलुज कहाँ से निकलती, ये भी मानसरोवर से निकलती तिब्बत से, और ये दोनों भी निकलती मानसरोवर से। तो सतलुज, ब्रह्मपुत्र और इंडस ये पूरी तरीके से हिमालय के क्रॉस करके इंडिया में आती है, इसी वजह से ये ट्रांस हिमालयन रिवर है। 11th क्वेश्चन। इंडिया इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर? नॉर्थ ईस्टर्न। Northern and Eastern. हाँ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। 12th क्वेश्चन। Which water body separates Andaman and Nicobar Island? Sir, 10-degree channel. हंजला आप नहीं लगा। नहीं पता? मैप आप देखें, आप पता जब आपको देख रहे हैं कि इक्वेटर ठीक, आप अंडमान को देखिए, उसके ऊपर पूरा इंडिया को देखिए 23 डिग्री, तो आप नीचे आएंगे तो क्या आएगा? 10 ही तो आएगा। आपको बताया था 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को आपस में सेपरेट करता है, और मालदीव को इंडिया 8 डिग्री सेपरेट करता है। और जो अंडमान सी है ये इंडिया और अंडमान और निकोबार आइलैंड को म्यांमार और थाईलैंड से अलग करता है। ठीक है। बे ऑफ बंगाल के बारे में पता ही है पूरा, जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है उसे क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न सी है ईस्टर्न। सर 3rd नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13। द बिजिएस्ट सी रूट इज? Sir, मैंने एक A. बार बोला था नहीं। और आपका हंजला? नॉर्थ अटलांटिक।
हाँ, नॉर्थ अटलांटिक रूट है ये। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। हाँ, डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री नहीं, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री ही है वहाँ पर। ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, और उधर कनाडा है, यूएसए है, और मेक्सिको है। एक मेक्सिको, कुछ आपके कैरेबियन जो आइलैंड है ये है। नॉर्थ अंड मतलब जो भी 0 डिग्री के ऊपर जितने भी, 0 डिग्री के ऊपर जितने भी उस तरफ है नॉर्थ अटलांटिक में, ज्यादातर वो डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, तो इस वजह से उनके बीच ज्यादा वो होता है बिजनेस। सर 14 क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? लेक सुपीरियर सी। आपका? Sir, I thought it was Caspian Sea. नो, कैस्पियन सी वर्ल्ड फ्रेश वाटर कभी भी आ जाएगा तो कैस्पियन सी एक सॉल्ट वाटर लेक है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, ये सही बात है। वो लार्जेस्ट वाटर लेक है, लेकिन वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है। फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया, अगर वो देखिए, इसमें अगर वॉल्यूम नहीं लिखा है तो इसका मतलब है वो लेक सुपीरियर है। अगर वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो लेक बैकॉल होगा। अगर केवल सी लिखा रहेगा कि विच इज द लार्जेस्ट वाटर लेक है, तो आपको क्या लगाएंगे आप? लेक कैस्पियन सी। दो तरीके की लेक होती है, एक सॉल्टी लेक होती है, एक Freshwater lake. हाँ, एक फ्रेश वाटर लेक होती है। जो जितनी भी आप ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे जो भी लेक हैं, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियन, लेक मिशिगन, लेक आयरी, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, ये सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक ही ज्यादातर है दुनिया में, बहुत कमी है जो फ्रेश वाटर नहीं है। इसमें तो सभी से विक्टोरिया भी फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ मैंने इसके बारे में बताया था, विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है। लेक बैकॉल रशिया में है। लेक सुपीरियर के बारे में बताया। लेक मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है, और लेक सुपीरियर, सॉरी, लेक मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है, और लेक सुपीरियर कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ठीक है सर, 15 क्वेश्चन। The highest average salinity among the following seas Dead is Sea. reported from। हाँ, डेड सी के बारे में एक और फैक्ट है कि डेड सी जो अर्थ का जो सरफेस है उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, और इतना ज्यादा ये इस सलाइन है कि इसमें आप डूब नहीं सकते। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, ये भी याद रखिएगा। और रेड सी के बारे में याद रखिए, रेड सी इंडिया यूरोप को एशिया से क्या करता है? जोड़ता है यूरोप को एशिया से। रेड सी, इस तरफ रेड सी है, उस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, बीच में स्वेज कैनाल है। और ब्लैक सी आपके टर्की के ठीक ऊपर है ब्लैक सी। ब्लैक सी रशिया के पास, पता है रशिया के पास दुनिया का, कनाडा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है उसके पास, कनाडा के बाद। लेकिन रशिया के पास कोई ऐसा कोस्टल एरिया नहीं है जो 12 महीने यानी कि 12 मंथ्स खुला रहे। केवल एक ब्लैक सी है उसके पास, बहुत हल्का सा पार्ट, जो जिससे कि पूरी तरीके से दुनिया में अपना वो करता है, सामान भेजना उसका, तो वो मिलिट्री का काम है, क्योंकि ज्यादातर वो बर्फ वहां पे वो रहता है, इनकी जितने भी सी है, ठीक है। और माइग्रेशन सी, इसके बारे में मुझे भी कुछ रकम नहीं पता है, ठीक है। तो ठीक है, अगला अब सर लोगों को अगला क्वेश्चन देखिए 16। ओ सॉरी, मैं अनम्यूट था। हंजला मरियम, क्वेश्चन 16 तो हो गया होगा, है ना? यस, Yes, प्लस sir. 1 क्या करना था? नोएडा प्लस से हमें देखना था, कोड किया तो हमें क्या मिला? ओ पी जे ई और बी। अगर हम इसमें देखें क्या रूल लग रहा है, तो क्या लग रहा था? +1। एन के बाद ओ के बाद पी, आई के बाद जे, डी के बाद ई, ए के बाद बी। तो सभी में एक कॉमन रूल था +1, यानी नेक्स्ट लेटर लिखना था। तो इसी तरीके से जब दिल्ली को कोट करेंगे तो क्या होगा? DELHI। नेक्स्ट लेटर डी के बाद हो जाएगा ई, के बाद एफ, एल के बाद
MIJ, सिंपल कोडिंग कर लो। ठीक, तो ये तो कर लिया होगा सबने। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हुआ 17। No, sir. No, Lack sir. of time. Lack of time. अच्छा, 1 मिनट में नहीं कर पाए। क्वेश्चन समझ में आ गया था, क्या करना था? No, sir. देखो, R इज डिनोटेड बाई N, C इज डिनोटेड, यानी एक अलग तरीके की कोई लैंग्वेज है जिसमें R को हम क्या लिखेंगे? C, Sir, N N. सॉरी, N लिखेंगे। C को क्या लिखेंगे? T। I को क्या लिखेंगे? U। O को क्या लिखेंगे? I। E को क्या लिखेंगे? R। T को क्या लिखेंगे? O। और V को क्या लिखेंगे? P। ये हमें कुछ कोड दे रखा है कि R को N लिखना है, C को T, I को O, O को I, E को R, T को O, V को P। तो वेरिफिकेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ देखो V को क्या लिखा है? P. P। P. तो पहला लेटर क्या होगा? P। तो ऑप्शन बी तो गया, 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। सेकंड है E को क्या लिखना है? R। तो देखो सेकंड लेटर R दिख रहा है हमें, तो यानी फर्स्ट थर्ड ये सब सही है। नेक्स्ट N भी हमें दिख रहा है। R को क्या लिखा? N। अब आया I को देखो क्या लिखा है? I को हमने क्या लिखा है? U. U। तो नेक्स्ट कोड क्या आएगा? U। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में भी है, डी में भी है, अभी भी 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है? F को क्या लिखना है? कुछ नहीं गिवन था, तो हम F को F ही रहने देंगे जब कोई कोड नहीं दिया है तो। नेक्स्ट क्या? फिर से I को हम अभी देख चुके हैं, क्या था I का कोड? U। U. तो फिर से U। तो ये देखो, F को F ऐसे ही रहने दिया और U, तो आंसर क्या हो जाएगा? C. सी। हम आगे चाहे तो पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं, ए को फिर देख सकते हैं कि क्या लिख रहा है, टी को क्या लिख रहा है पूरा, लेकिन हम ऑप्शन के बेस पे यहीं सी पर ही आंसर क्लोज कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, क्लियर कर देते हैं पहले। Certain language pilot is coded as LIPTO, then how is plain coded in that language? A. ये हो गया होगा, हंजला कर लिया होगा Yes, ना, ये sir. क्लास में कराए थे Yes. सारे। ये कौन सी टाइप का Yes, था? sir. रीअरेंजिंग, सिंपल रीअरेंज करना था हमें। PILOT, पायलट को हमने लिखा LIPTO, यानी P इस थर्ड पोजीशन पर आ गया, L ऊपर चला गया और I अपनी जगह पे रहा, और ये O नीचे और T ऊपर। तो यही रीअरेंजिंग का हमें लॉजिक लगाना था, किसमें? प्लेन में। PLANE, यानी ये फर्स्ट लेटर आएगा थर्ड पोजीशन पर, यानी P यहाँ आ जाएगा, L अपनी जगह पर रहेगा सेकंड, और A ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 इस तरीके से हो गए, और N और E इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन। तो ये क्या बन गया? ALPEN, यानी ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19। C. रेड इज कोडेड एज हंजला। Yes, sir. मैंने बताया था इस टाइप में क्या करना है, कुछ भी Right. लूप, Yes, sir. हाँ लूप में नहीं फंसना कि किसको क्या कहा See the गया है। real color. Yes, sir. हाँ, जो रियल वर्ड वाला है सीधे उस पर जाओ। क्या पूछा था
कि कलर ऑफ स्काई क्या होता है? ब्लू। Blue as white. और ब्लू को हम क्या कह रहे हैं? ब्लू एज वाइट। तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? वाइट। क्लियर? स्कोरिंग पार्ट है ये सब। आते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका रीजनिंग का। 1 2 3 मीन्स आई एम स्मार्ट। और करा था ये Seven. क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करा था? C. Yes, sir. Yes, sir. 7. C option. अच्छा देखो, 1 2 3 का मतलब है आई एम स्मार्ट। 3 4 5 का मतलब था यू आर स्मार्ट। और लास्ट था 3 5 7 का मतलब था वी आर स्मार्ट। सबसे पहले हम क्या देखें, किसके लिए पूछा? वी के लिए। वी सिर्फ एक ही सेंटेंस में आ रहा है, थर्ड में। थर्ड में कौन सा कोड है? या तो 3 है या 5 है या 7 है। तो इन्हीं तीन में से कोई हो सकता है, या तो 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। यहाँ पर हमें तीनों ही ऑप्शन दे रखे थे, 3 5 7। तो अब हम देखेंगे कॉमन किस में है। तो ये देखो, आर स्मार्ट सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। और सेकंड थर्ड स्टेट में अगर हम देखें तो 3 डिजिट भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। यानी आर स्मार्ट के लिए 3 और 5 यूज हो रहा है। हम श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि 3 के लिए आर है या 3 के लिए स्मार्ट है या 5 के लिए आर है या 5 के लिए स्मार्ट है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि 3 5 7 किसके लिए होगा? वी के लिए। तो हमें आंसर ये बताना था, तो सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसमें हमें फर्स्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ 2 ही सेंटेंस से हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके रीजनिंग के थे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, इंग्लिश। 10 क्वेश्चंस थे इसमें। आयशा मैम कंटिन्यू करिए। Yes, okay. So how was your English section? It wasn't easy. Wasn't easy. Okay. Hanzala? Same, ma'am. Same with me. Okay, okay. So before discussing the paper, I would like to say that the intent behind giving you these questions was not to demoralize you, but it was only to encourage you, because our point is to learning. Because I could have given you questions that you already know, that we've already done in the class, but that won't solve our purpose, which is learning. So हमारा इंटेंशन तो है एंट्रेंस क्लियर करना। तो हमें जितने ज्यादा वर्ड्स पता चले, जितने ज्यादा हमारी वोकैबुलरी बढ़े, उतना ज्यादा अच्छा है ना? Yes. ओके। सो वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका क्या लिखा है? C I have written. Because cannibal means a person who eat human. Courier, we all know. C or A, and I have given the answer Okay. C. And what about you, Mariam? I gave the answer D. डी। ओके ओके। तो हंजला का गेस वर्क तो यहाँ पे चल गया, ये सही था। अच्छा, क्वैक, यहाँ पे क्वैक डज नॉट मीन डक की साउंड। यहाँ पे क्वैक का कुछ और मतलब है। डू यू गाइस नो? No, ma'am. अच्छा, क्वैक इज बेसिकली एक अनक्वालिफाइड पर्सन होता है जो बोलता है कि आई हैव मेडिकल नॉलेज। जो मतलब एक्चुअल में उसको नॉलेज नहीं होती है, बट वो बोलता है दैट आई हैव मेडिकल नॉलेज, but he is unqualified. So that is the meaning of quack. For cannibal, you know, one person who Eats eats human. human flesh, huh? And itinerant is the one who travels from place to place.
एंड कोरियर तो पता है, कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय हो गया उस कंपनी का, हु ट्रांसपोर्ट्स ऑल दीज पैकेजेस और डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? आइटिनरेंट। मरियम, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके सर, आपको नेक्स्ट। एक को वैसे मैम जो हाँ। हमारी तरफ लैंग्वेज में कहते हैं जैसे झोला छाप डॉक्टर। Yes, sir. अच्छा। तो ओके। उसी के लिए टर्म यूज हाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। इसका क्या लिखा है? Not I given the answer. not given. नॉट गिवन। अच्छा, एथीज्म पता है क्या होता है? Believe that there is no God. या No God. यस। No पैंथी existence of God. हाँ, गुड। पैंथीज्म पता है? No, ma'am. ओके। No, ma'am. Pantheism means the belief that everything is a part of God, या फिर everything composes God. Yeah. And skepticism तो पता होगा। No, ma'am. Mariam, have you ever heard of this word? I have heard the word, but I don't know the meaning. Okay, okay. Basically, कहते नहीं है, he is a very skeptical, तो सुना होगा। He is a very Yeah. skeptical person. Yeah. Skepticism basically is it's a questioning attitude, मतलब जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, हर चीज के लिए जिसको डाउट होता है कि इसकी वैलिडिटी या किसी चीज की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करता है कि ये फैक्चुअल है भी या नहीं, ये सही है भी या नहीं। सो दैट इज स्केप्टिसिज्म। ठीक है। एंड एनिमिज्म। No idea. ओके। Answer. Animism means a belief that all the non-human entities, जो भी non-human चीजें, for example animals हो गया, plants हो गया, rivers, weather systems, everything, all of these things comprise of all of these things are basically alive, and they all of these things have a distinct soul. तो हर किसी चीज की अपनी एक अलग soul है। That is what animism means. So आंसर क्या होगा? B. बी। यस। पैंथीज्म मतलब क्या था? Everything has God in it. या ठीक है, हंजला क्लियर है? Response to God. Yes, ma'am. हाँ हाँ, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A wall or bank of earth or stone built to prevent a river flooding an area. ये तो इजी है या कंफ्यूजिंग था ये? Confusing. ओके अच्छा, क्या किया वैसे आंसर में? Mound. ओके। और मरियम तुमने? I didn't answer. ओके, यू डिड नॉट आंसर। अच्छा, माउंट क्या होता है अंजला? क्या सोच के किया या फिर ऐसे ही कुछ भी चूज कर दिया था? Dam for electricity. क्या चीज? Dam for the electricity. Production of electricity. तो I thought that mound would be the correct answer. अच्छा, और चैनल और एम्बैंकमेंट में डाउट नहीं हुआ कि ये भी तो हो सकता है? Maybe channel maybe, or B or C. अच्छा अच्छा। सो डैम, हाँ यू राइट, डैम इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर जो पानी के फ्लो को रोकता है। इट्स मोस्टली फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई के लिए होता है डैम जो बनाया जाता है। देन माउंड मीन्स इट्स बेसिकली लार्ज पाइल ऑफ समथिंग, जैसे कि पाइल ऑफ व्हाटएवर, एक पाइल ऑफ मड हो गया, या जैसे जैसे जो ऐसे मिट्टी को बहुत सारा एक साथ कलेक्ट करके एक हिल टाइप का बना देते हैं ना, जो भी वो होता है पाइल, जिसको बोलते हैं माउंड। एंड देन चैनल, चैनल होता है इट्स जैसे दो लैंड मासेस के बीच में पानी जाता है या कोई रिवर जाती। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा होगा पिक्चर्स में बहुत बार कि एक पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी नदी आ रही है ऐसे बहती हुई, तो वो उसको बोलते हैं चैनल। एक वाटर वे होता है बिटवीन टू लैंड मासेस जो बहुत पास, बहुत करीब होती हैं एक दूसरे के, उसको बोलते हैं चैनल। एन एम्बैंकमेंट इज
is a wall or a bank of earth or stone built to prevent a river flooding an area. ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या होगा फिर? Embankment. Yes. But the situation of high tide and low tide, क्या हाई टाइड लो टाइड? when the river expand, in the geography I studied high tide and low tide. हाँ, तो डाउट क्या है? क्या हाई टाइड लो टाइड? मेरी क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हारा। नहीं, हंसला मैम ये कह रही हैं कि मैम ने तो डेफिनेशन तुम्हें बता दी कि जैसे वॉल या बैंक बनाते हैं हम टू प्रिवेंट अ रिवर फ्लडिंग एन एरिया, तो एम्बैंकमेंट कहते हैं। और तुम कह रहे हो हाई टाइड या लो टाइड में अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, एम्बैंकमेंट से ऊपर चला जाएगा पानी। Yeah, sir. तो देखो हाई टाइड लो टाइड मतलब रिवर पे इतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना आपका सी है उस पर रहता है, क्योंकि रिवर तो अंदर फ्लो करती है, उस पर इतना नहीं होता है। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ इत्तिशाम सर? ठीक है, तो एम्बैंकमेंट तो एक रोकने के लिए होगा, रिवर पे इतना इफेक्ट नहीं होता है उसका। ठीक है, इट्स बेसिकली टू प्रिवेंट अ फ्लड, कि फ्लड ना आए उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है ना? Yes. ठीक है, ठीक है। नहीं, उनको डेफिनेशन क्लियर थी, वो कुछ और सोच हाँ। रहे थे कि हाई टाइड या लो टाइड में क्या होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। One who spends without care and excessively. इसका क्या किया? Extravagant. Okay, and what about you, Anjala? I've given the wrong answer. C. C. तुम्हें कैसे पता wrong है? क्या होता है C? Because last year I saw in the previous question paper this question was asked in Jamin. तो क्या था Extravagant. उसका आंसर? A. तो A क्यों नहीं किया? A क्यों नहीं किया? I was in hurry. अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, so A is the right answer. It means to spend excessively without care. Extempore क्या होता है? No idea. Like Extempore. without without a preparation. What do you do without preparation? Like speaking about something without preparation. ऐसे छोटी क्लासेस में कॉम्पिटिशन्स होते होंगे ना, एक्सटेम्पोर है, क्यों? देन efficacious, what does this mean? Don't know, ma'am. पता है किसी को? No. No, ma'am. अच्छा, efficacy सुना है? Yes, ma'am. efficacy क्या होता है? effective सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. effective क्या होता है? effective क्या होता है? ये तो इजी है। असर करने वाला. हाँ, अगर मैं बोलूँ कि ये इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन, तो क्या मतलब है इसका? That it will cure the disease. हाँ, तो बेसिकली कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट अगर हमें चाहिए हो किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं इफेक्टिव। एंड efficacious means the same thing, it means effective only, basically producing a desired result. emissary क्या होता है? Like a messenger or an ambassador. हाँ, yes, correct. Usually government या कोई political leaders भेजते हैं to probably be a Diplomat. part of a discussion, हाँ, Diplomat. yes. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? A. yes. So next question. एफिकेसी को आप ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हैं ना, आजकल जो चल रहा है कि कौन सी वैक्सीन की एफिकेसी परसेंटेज बता रहे हैं ना, वो कि Yes, sir, 70% है, हाँ। 90% है, तो वो भी यही Yes. बताते हैं एफिकेसी परसेंटेज। Yes. Okay, now
you had to choose the word opposite in meaning to the given word. यानी कि आपको antonyms बताने थे. Indispensable सुना है कभी word? Yes, ma'am. हाँ, क्या होता है उसका मतलब? Like Hmm. indispensable. How do I define it? Use it in a sentence. हिंदी में बता दो जैसे भी. Like something that we cannot. Change. Yeah, it's like something which is like very important or like very necessary Yes. that we can't Yes. avoid. Yes. 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 Yes, that's correct. So indispensable का मतलब होता है something that's very necessary. बहुत जरूरी हो वो. So हमारे पास options क्या क्या हैं? Tolerable. Tolerable क्या होता है? A person who tolerates something. Yeah. हाँ. Superfluous क्या होता है? सुना है कभी word? No, ma'am. It means unnecessary. Something that's not necessary. फिर expensive क्या होता है? Expensive, costly. Yes. And hostile? This will be the answer. Hostile, against. Against. Okay. Against something or someone. ठीक है. Hostile means someone who's very unfriendly. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? Host. आंसर अभी डिस्कस किया ना हम लोग ने. टॉलरेबल. इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या था? समथिंग दैट्स नॉट नेसेसरी. और ऑप्शन है हमारे पास टॉलरेबल, सुपरफ्लुअस, एक्सपेंसिव, हॉस्टाइल. तो आंसर क्या होगा? Superfluous. यस, बिकॉज इट मीन्स समथिंग दैट्स अननेसेसरी. हंजला क्लियर है? You have to give opposite. Opposite बना. हाँ ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विंडिक्टिव. ये सुना है कभी वर्ड? No, ma'am. Okay. Vindictive means someone who's showing a very strong desire for revenge. ठीक है. Someone who's very revengeful. And then we have options: forgiving, humane, Yes. polite, liberal. इन सबके meanings पता है? Yes. सर हेलो सर. Option B. हाँ सलमान सर. मैं क्विट कर रहा हूँ. जी सर. मैं जा रहा हूँ सर. ठीक है सर. मैम कंटिन्यू प्लीज. Okay, okay. हाँ. Ma'am, So हाँ options का A. मतलब पता है? A, forgiving. Okay. What does humane mean? Someone who have sympathy. Yes, correct. And polite, you all know. Liberal. लिबरल मतलब क्या होता है? आजाद ख्याल. आजाद. हाँ, गुड गुड गुड. यस यस यस. Broad minded. हाँ, someone who is very willing to accept others' opinions, others' behavior, है ना? So vindictive का opposite क्या होगा? Vindictive means someone who is very revengeful. Forgiving. Yes. तो आप लोग ने क्या किया था आंसर? No, ma'am. अच्छा, छोड़ दिया था. Yeah, I didn't know the meaning of vindictive. Okay okay. और हंजला? I have also left. I have not given the अच्छा. answer. ओके. चलो अब पता चलिए. अब इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग्स आएंगे वो सब आने चाहिए आगे. ठीक है. Okay. ओके नेक्स्ट. स्प्लीन. ये सुना है वर्ड? No, ma'am. Ma'am, spleen is an organ, right? हाँ, इट्स एन ऑर्गन. आई नो, बट इसका एक और मतलब होता है. स्प्लीन ऑल्सो मीन्स हमने इसका एक वर्ड किया था क्लास में, वर्ड ऑफ द डे में, पहली क्लास में.
Cantankerous. Yes, what does cantankerous mean, Hanzala? I'm forgetting. तुमने सेंटेंस क्या बनाया था कैंटांकरस का, याद है? No, man. मरियम ने क्या बनाया था, वो याद है? Yeah, the neighbor next door is really cantankerous. हाँ, you were talking about your neighbor ना, Yeah. and Hanzala ने सेंटेंस Bad बनाया. tempered. Bad, near the bad Bad, tempered, yeah. meaning of bad Yes, tempered. yes, yes. So spleen Yeah, means yeah, the yeah. same thing. Spleen also means bad temper. Okay. ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप लोग ने क्या किया था इसका आंसर? Didn't attend. छोड़ दिया था, किया था? Yeah. Left. अच्छा, लेफ्ट. ओके. अच्छा, spleen here is not an adjective, it's a noun. ठीक है, तो spleen का मतलब है bad temper, not bad tempered. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं. कैप्रिस, व्हाट डज दिस मीन? Don't know, ma'am. It is a like a uniform which human wear. Chapter. No, no, that is a like spelling is another. हाँ, ये तो कैप्रिस मीन्स जो एकदम से जिसका मूड या एकदम से जिसका बिहेवियर बदल जाता है. सो अ सडन चेंज इन वंस मूड और बिहेवियर, उसका मतलब होता है कैप्रिस. देन कम्स चीयर. चीयर मतलब तो पता है Yes, ma'am. है ना? Yeah. देन स्वे, व्हाट डज स्वे मीन? स्वे भी पता होगा. No, Like- ma'am. A motion like हाँ, यस यस यस, मूवमेंट साइड टू साइड. ठीक है. बॉइस्टरस, bossy. Oh, ma'am. नो, नॉट बॉसी. Voice. Active, lively, like something like that. Yes, yes, you're close, you're close. So boisterous basically means someone who's very noisy, someone who's very energetic. क्या होगा सही आंसर? This one is a little confusing क्योंकि काफी close meanings हैं इन सब words के. तो क्या होगा आंसर? D, I think. D. Yeah. Okay. And Mariam, what do you say? I don't know, ma'am. I'm अरे confused. अभी तो मतलब बताए. अच्छा चलो फिर से डिस्कस करते हैं. कैप्री इसका क्या मतलब होता है? सडन चेंज इन बिहेवियर Emotion. इन वंस मूड. Yeah. ठीक है, मूड एकदम से जिसका बदल जाता है कि अभी तो खुश थे, एकदम से क्या हो गया तुम्हें. ठीक है, वो. फिर cheer, you know, Yeah. encouraging someone, joy, praise. Happiness. Yes. Sway मतलब movement side to side. Boisterous means someone who's very noisy or someone who's very someone who has a lot of Energetic. not someone but हाँ Very very naughty. energetic. Yes. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? Here. हाँ, Option B. B, cheer. Yes. You also have to be careful कि Opposite. Choose the हाँ, opposite. opposite. It's not synonyms नहीं कर रहे हम यहाँ पे. Yeah, yeah. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have to choose the word which best expresses the meaning to the given word. This word we've already done. Yeah. हाँ, Option C. C. yes. रिवर्सिबल में कंफ्यूज तो नहीं हुए? Hmm. अगर मैं बोलती एंटोनिम चूज करो तो क्या होता? Reversible. यस. क्लियर अंजला? Yes, ma'am. ऑल्टरेबल, ऑल्टर मतलब? Change. यस. एंड व्हाट डज इररिवोकेबल मीन? Irrevocable. Irreversible. Yes, good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डिनाई, Deny. इसका आंसर भी Refuse. हाँ, Refuse. रिफ्यूज. B यस. option. बाकी सब वर्ड्स के मतलब पता है? रीगेन, रिपेयर, रिड्यूस. Yes, ma'am.
Yeah. अंजला आपको भी? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अब्यूज, Deny. इसका क्या होगा? Abuse. Scorn. स्कॉर्न। अच्छा, मरियम क्या होगा? I think it's gone. ओके, तो स्कॉर्न किया या नहीं किया? Yeah. किया था या नहीं किया था? छोड़ दिया था ये क्वेश्चन? छोड़ दिया। अच्छा, एंड अंजला आपने भी छोड़ दिया? No, ma'am. Given the option C is scorn. Yeah. अच्छा, ओके, इट्स द करेक्ट आंसर। मरियम में क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी वर्ड्स कंपेयर करो ना। Yeah. यूज, अब्यूज का मतलब यूज तो होगा नहीं, Yeah. प्रेज भी नहीं होगा, रेज भी नहीं होगा। कंफ्यूजन कहाँ था फिर? There was no. I was thinking about scorn. Then I thought like I shouldn't answer it. नहीं नहीं, ये तो ठीक है। आई नो नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ दिया होगा, बट बाकी ऑप्शंस देखो ना कि उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। Yeah, it was easy. हाँ, स्कॉर्न बेसिकली मींस, Same I did. हाँ, Same I have done. Further. गुड गुड गुड, यस गुड। तो स्कॉर्न मतलब होता क्या है? लेकिन स्कॉर्न कर दो दिया, पर मतलब भी तो पता होना चाहिए। स्कॉर्न, In it bad basically, mood. In mood of fighting, abusing. okay, close मतलब, तो it basically means someone who's feeling कि जो हमारे, जो दूसरा इंसान है हमसे, he is unworthy of our respect। मतलब वो इतना इतना हमारी रिस्पेक्ट, हमारा अटेंशन डिजर्व नहीं करता बेसिकली। ठीक है, तो एंड देन यू ऑब्वियसली यू ट्रीट दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट बिलीफ। ठीक है, तो scorn basically means to they have disdain for someone। disdain basically means कि when someone feeling that someone is unworthy of one's consideration या one's respect। ठीक है, Yes. चलो, ओके, we are done with the English section now। पे अब फिर लास्ट सेक्शन पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एवरेज। 5 क्वेश्चन थे इसमें। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 25.5. गुड। इसमें क्या किया था हमने? नेचुरल नंबर है तो फार्मूला लगाया होगा सम करने का, plus 1 divided by 2. गुड। हमें पता है n नेचुरल नंबर का सम होता है, सॉरी सम इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ 50 नंबर्स का सम निकालना है, तो सम हो जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। अब एवरेज क्या होता है? सिंपल सम अपॉन नंबर्स। सम तो है ये 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, और n भी क्या हो जाएगा इसमें 50 नंबर्स। तो 50 से 50 कैंसिल, 51 अपॉन 2 25 ऑप्शन डी करेक्ट। दोनों लोगों ने करा है। Yes, sir. नेक्स्ट पर आते हैं हम। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 10। इसमें क्या करा? Not given the answer. नॉट गिवन। मरियम, Sir, A. ओके देख लेते हैं अभी। एवरेज मतलब फर्स्ट 20 मल्टीपल्स क्या होंगे? जैसे 10, तो पहले हम अगर सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो 10 प्लस 20 प्लस 30 ये सारे मल्टीपल्स हैं। अब टू कहाँ तक जाएगा? ये 200 तक। तो हमें सम निकालना है, तो हमने क्या करा? 10 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20। ये 20 मल्टीपल्स का सम है। अब हम यहाँ देखें 1 2 3 4 ऐड कर रहे हैं 20, ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। इसका सम हो जाएगा n, यहाँ पर 20 है तो 20 इंटू n प्लस 1 21 अपॉन 2। ये हो गया इनका सम। अब एवरेज निकालना है, तो सम को डिवाइड करना पड़ेगा कितने मल्टीपल्स है? 20 से।
तो 10 इंटू 20 इंटू 21/2 है, इंटू डिवाइड किया 20 से। 20 से 20 कैंसिल, 2 से 5, 21 5 जा 105। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आते हैं 33। ये क्लास का क्वेश्चन था। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 18, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 14 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 17, देन द 30th नंबर इज। ये करा था क्वेश्चन? No, No. sir. ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने क्लास वाला ही दे दिया था, तो मुझे क्लास में The time. टाइम नहीं मिला, Yes. लेकिन अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी यानी है। हाँ कोशिश किया लेकिन I couldn't come to the answer. देखो सम ऑफ 25 नंबर्स क्या हो जाएंगे? 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 18 450। अब क्या दे रखा था? 12। तो फर्स्ट 12 नंबर यानी 1 से 12 तक जो नंबर्स थे उनका सम निकालने के लिए हम नंबर्स कितने हैं? 12 और एवरेज कितना है? 14। तो 12 इंटू 14 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 168। लास्ट 12 नंबर्स यानी कि 14 से लेके 25 तक 12 नंबर्स है, उनका एवरेज है 17, तो उनका सम होगा 12 इंटू 17 मतलब 170 प्लस 34 204। अब 25 नंबर्स का सम किसके बराबर होगा? देखो 1 से 12 का सम प्लस नंबर 13 जो है प्लस सम ऑफ 14 से 25। ये हमें पता है 450 इज इक्वल टू 168 प्लस 13th नंबर पे जो है वो हमें नहीं पता अभी तक, प्लस 204। n13 अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 450 में से इसे माइनस करना है, 168 प्लस 204 को 372 और 450 में से माइनस करो 372 to 28 और 5 78। तो 13 प्लेस पे जो नंबर है वो कितना है? 78। क्लियर? Yes, sir. तो ये देखो टाइमिंग का तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने इसलिए जो क्वेश्चन दिए ना टाइम मैनेजमेंट की, तुम्हें आइडिया होगी 1 मिनट कितना होता है, कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 34। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर, एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ, देन एज ऑफ टीचर। ये करा क्वेश्चन? Yes, sir. No. तो वही करेंगे इसमें भी। सम ऑफ एजेस कर रहे हैं 39 स्टूडेंट्स का, तो कितना हो जाएगा? 39 इंटू 15। मैंने बताया 39 इंटू 15 करना हो तो 40 मान लो, 40 इंटू 15 हो गया 600 और उसमें से 15 माइनस कर दो तो ये हो गया 585। अब वो कह रहा है कि अगर टीचर को भी इंक्लूड कर दें तो क्या होगा? तो अब कितने लोग हो गए? 40 लोग हो गए, स्टूडेंट भी इसमें है और प्लस एक टीचर भी है। तो 40 तो नंबर हो गए, लेकिन उनका अब एवरेज कितना हो गया? 15 तो पहले से था, इंक्रीजेस बाय 3 मंथ। 3 मंथ को हमने ईयर किया तो 3/12। ये हो गया 40 इंटू 1/4, एलसीएम लेंगे तो 15 61/4 610। तो सारे स्टूडेंट का सम था 585, स्टूडेंट प्लस टीचर का सम हो गया 610। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी? इसमें से माइनस कर दो 610 माइनस 585, तो 15 प्लस 10 20। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. No. और लास्ट क्वेश्चन
टेस्ट का भी और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का भी. एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज दिस, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज दिस, वेट ऑफ बी इज. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. करा ये क्वेश्चन? No, sir. No. चलो देखते हैं क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें. देखो एवरेज वेट दिया है तीन लोगों का, ए बी और सी का, यानी ए का वेट प्लस बी का वेट प्लस सी का वेट, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे एवरेज मिल जाएगा. एवरेज कितना दिया? 45. इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम हो जाएगा 45 इंटू 3, 135. क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है? ए और बी का एवरेज दे रखा है, तो फिर से वही लिखो ए प्लस बी, लेकिन दो लोग हैं तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से. एवरेज क्या हो गया? 40. यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80. सेकंड. फिर क्या दे रखा है? दैट ऑफ बी एंड सी इज 43, तो बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 43. इसका मतलब है b प्लस सी इज इक्वल टू 86. ये तीन इंफॉर्मेशन आ गई, तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था इंफॉर्मेशन उससे. अब पूछा क्या? वेट ऑफ b. ठीक, तो कैसे करेंगे? सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 2 प्लस 3 को, तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 166. ठीक है, ये b 2 बार आया था तो मैंने अलग कर दिया इसे, एक बार b यहाँ लिखा, एक अलग लिख दिया. क्लियर? ये इन दोनों को ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई और राइट हैंड साइड ऐड हो गई, सेकंड और थर्ड. अब a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 135 प्लस b इज इक्वल टू 166. b की वैल्यू हम निकालेंगे तो 166 माइनस 135 यानी कि 31. क्लियर? Yes, sir. सिंपल था क्वेश्चन. Yes, sir. This question was time taking. ये No, Yes. this was easier than the previous one. इसमें कैलकुलेशन में भी इजी थी, उसमें तो हम क्लास में कर चुके थे और मैं कर रहा था तो अलग बात थी, कर रहे थे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, इसमें कोई टाइम नहीं था. ये तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो तुम्हें फिर सब ये इजी लगने लगेगा. तो ये हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ 35 क्वेश्चंस का. अब क्या करेंगे इसमें? जो तुम्हारे स्कोर है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा आज कि कितने क्वेश्चन करे, कितने करेक्ट रहे और कितने उसमें से गलत हुए. इसमें देखो तुम्हारे साथ जो एंट्रेंस में तुम्हें आसानी होगी, मतलब तुम्हें एडवांटेज क्या मिलेगी कि तुम्हारे पास एक साथ पूरे क्वेश्चंस होंगे, तो तुम किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे सकते हो, किसी पे अगर जल्दी हो गया क्वेश्चन तो. लेकिन हमने यहाँ जानबूझ के कैसा रखा था कि तुम्हें हर क्वेश्चन को 1 मिनट, जैसा अगर मैथमेटिक्स या रीजनिंग का तो एक से ज्यादा का टाइम नहीं दिया था, तो वहां तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. लेकिन सिर्फ अभी ये सिखाने को कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कि मैथ्स है तो तुम्हें 1 मिनट के अराउंड में कर लेना है क्वेश्चन, इंग्लिश है तो 30 सेकेंड्स, जी के जीएस है तो 30 to 40 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं लगाना है टाइम. क्लियर? तो ये तुम्हें टाइम की वो बताई जा रही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसा तुमने भी कहा कि वो आते थे लेकिन जल्दबाजी में क्या हो गया, गलत हो गए, या तुमने छोड़ ही दिया कि निगेटिव है, क्या पता मार्क्स कट जाए टाइम की वजह से. तो टाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये हम टाइमिंग लेके चल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन पे पर मिनट दे रहे हैं. शुरू के टेस्ट हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में फिर तुम्हें फुल देंगे, तुम फिर आराम से कर पाओगे जब तुम्हें ये टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा. क्लियर? तो ये आज हमारा पहले वीक का टेस्ट था, नेक्स्ट वीक होगा सेकंड में, तो जो अब नेक्स्ट वीक क्लासेस हो रही हैं जरा ध्यान से करिएगा. ओके Okay, sir. ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास.
Yes. ओके ठीक है आयशा मैम। ठीक है ठीक है